कौन कौन से चैप्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी। आप पेपर में काउंट करने नहीं बैठेंगे, अच्छा है 1 2 3 4 इतने वर्ड्स हो रहे हैं। आर एनवायरमेंट, इसका वेटेज होता है 5 नंबर। आप इंपॉर्टेंट बात बताओगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है? हेलो बच्चों, तो सैंपल पेपर में बायो सेक्शन को डील करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए। बायो में जो हम वेटेज देखते हैं 80 नंबर का, उसमें से 30 नंबर का वेटेज बायो सेक्शन का होता है। सेकंड बात, बायो में कौन कौन से चैप्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी। ये चारों चैप्टर एक यूनिट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसका वेटेज होता है 25 नंबर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा आर एनवायरमेंट, इसका वेटेज होता है 5 नंबर। तो अगर हम वेटेज की बात करें 25 5 में वो डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बात, अब पेपर में ये फर्दर कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं हम, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। तो फटाफट देखते जाते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो हमारा एमसीक्यू टाइप सेक्शन होता है। बेटा एमसीक्यू टाइप सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे हम बायो के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, बायो का क्वेश्चन नंबर आ गया 8, ये 8 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत ढंग से रीड करेंगे। रीड करके आप अप्रोप्रिएट आंसर डिसाइड करेंगे। जैसे आपने ए बी सी डी जो भी डिसाइड किया, आपने उसको अप्रोप्रिएटली जो है सेलेक्ट कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे इसका आंसर आपने जो भी माना, आपने माना 8 नंबर का, जब आप आंसर शीट में लिख रहे हैं 8 आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे ए, अगर आपने आंसर ए माना है, और उसके बाद आप प्रॉपर्ली लिखेंगे कि उसका आंसर क्या है। ये करेक्ट फॉर्मेट होता है आंसर अटेम्प्ट करने का। पहले आप लिखेंगे नंबर, उसके आगे आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया, और उसके आगे फाइनली आपने क्या आंसर सेलेक्ट किया वो आपको लिखना होता है। ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। सेकंड बात, बच्चे जो मेजरली यहाँ पे गलती करते हैं ना, बच्चों का बी और डी बहुत प्रॉपर्ली नहीं दिख पाता है। आप ये याद रखें कि जो बी ऑप्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए और डी ऑप्शन जो है वो प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस दिखना चाहिए बी और डी में। तो पहली बात हमारी एमसीक्यू से रिलेटेड ये हो गई। चलो सेकंड बात पे अगर हम आए तो मैं आपको नेक्स्ट, ये तो सारे क्वेश्चंस हैं आप देख लेंगे। मैं आ जाती हूँ डायरेक्टली असर्शन एंड रीजनिंग पे, जिससे रिलेटेड बच्चों को काफ़ी सारे डाउट होते हैं। देखिए बेटा, असर्शन एंड रीजन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। पहली बात तो इसमें आपको पता है, आपको रूल्स पता ही है। ए का मतलब है दोनों ऑप्शन सही हैं और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट रीजन है, और बी में आपको पता है कि जो है असर्शन और रीजन, स्टेटमेंट सही है पर रीजन सही नहीं है असर्शन का। और सबसे आसान होता है सी एंड डी, एक स्टेटमेंट सही है एक स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चा मैक्सिमम टाइम सी और डी में तो गलती नहीं करता, एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। गलती होती है ए और बी में। अब असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में आपको 2 बात इंपॉर्टेंट जो करनी है। पहली बात, असर्शन को शांति से रीड करो, सिर्फ असर्शन रीड करो। रीड करने के बाद उस स्टेटमेंट को एनालाइज करो। आपका दिमाग उसका कुछ ना कुछ रीजन देगा, है ना। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लूँ, आपको दिख रहा है असर्शन लिख रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई वो सिंपल सी बात बोल रहा है। अब मैं उसको एनालाइज करूँ कि अच्छा ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं ना, उनको सर्वाइवल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं। भाई ऐसा क्यों, मेरे दिमाग में आएगा, हाँ यार देखो यार, यहाँ पे ना 2 पेरेंट होते हैं, उनका गैमेट बनता है और उसके फ्यूजन से वेरिएशन आते हैं। तो मेरे दिमाग ने एक्सप्लेनेशन दिया। अब मैं पढ़ूंगी रीजन। रीजन में क्या बोल रहा है, वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेज टू द इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। क्या मेरे दिमाग ने जो सोचा वो यहाँ पर आ रहा है? हाँ, डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके मल्टीपल रीजन होते हैं, बट कोई रीजन तो अप्रोप्रिएट बैठ रहा है ना। तो इस सिचुएशन में क्या ये रीजन बैठ रहा है? हाँ, तो मेरा असर्शन सही है, रीजन सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सही है। इस तरीके से अटेम्प्ट होगा, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन अगर देख लूँ तो असर्शन एंड रीजनिंग में यहाँ पर उसने आपको जो असर्शन दे रखा है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, आप इसको इजीली कंपोस्ट कर सकते हो, तो ये सही है। आगे रीजन पढ़िए, इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बेटा गड़बड़ कर दी, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक नहीं होते, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक होते, तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये तो काफी इजी हो गया, एक सही है एक गलत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट होता है। इसके अंदर आपको ऐसा दिया गया है इंस्ट्रक्शन में कि आप 30 से 50 वर्ड्स में उसको अटेम्प्ट करें। अब बेटा क्या मैं पेपर में 30 से 50 वर्ड्स काउंट करने बैठूंगी? नहीं। इसका तरीका क्या होता है, सुनो। आप डेफिनेटली काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर लिखने का तरीका आप सीख रहे हैं और आप आंसर लिखते हैं। तो इन जनरल आप एक हैबिट डाल लीजिए कि आप जब एक लाइन में वर्ड्स लिख रहे हैं, तो एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि मैं एक लाइन में 7 वर्ड्स लिखती हूँ ऑन एन एवरेज, ठीक है। बोर्ड की कॉपी थोड़ी सी बड़ी होती है, तो डेफिनेटली मैं एक लाइन में 10 वर्ड्स लिख सकती हूँ। तो इफ़ आई एम राइटिंग
10 वर्ड्स इन 1 लाइन, अप्रॉक्स में बात चल रही है, एग्जैक्टली मैं 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकती, मैं एवरेज बता रही हूँ कि इन जनरल में इतना लिख रही हूँ। अगर मैं बोर्ड की कॉपी में एक लाइन में 10 वर्ड्स लिखती हूँ तो इंटू 3 अगर मैं कर लूँ 30 वर्ड्स आ गए, तो ऑन एन एवरेज मुझे 3 to 4 लाइन्स का आंसर लिखना है। ऐसे लिया जाता है कि आपको वर्ड लिमिट कैसे सेट करनी है, समझ गए। आप पेपर में काउंट करने नहीं बैठेंगे, अच्छा है 1 2 3 4 इतने वर्ड्स हो रहे, ज़्यादा हो गए कम हो गए, ऐसा नहीं। अब वेरी शॉर्ट में जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, तो आपका आंसर एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन लो, क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है 22 पे, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट। बेटा उसने आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बताइए। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बच्चा क्या गलती करता है, जिस बच्चे को पूरा डेटा आता है ना, वो थोड़ा सा अपना ज्ञान दिखाने के लिए पूरा डेटा लिखने लग जाता है। राइट स्टार्टिंग पॉलिनेशन भी करवा देगा, वो पॉलन ट्यूब भी बनवा देगा, फर्टिलाइजेशन भी करवा देगा, फ्यूजन भी बता देगा, और उसके बाद स्टार्ट करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बट कीप इट इन माइंड, आपका नंबर जो है वो आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट में क्या लिखी है बातें, उसके बेसिस पे नंबर होगा। अगर आप नंबर देख पा रहे तो यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर में वो आपसे एग्जैक्ट बात जानना चाहता है, ठीक है। अगर इस आंसर को अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा भाई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आप बताएंगे जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, ओव्यूल जो है वो सीड फॉर्म कर रहा है। इसके अंदर आप थोड़ा सा और बता देंगे कि जब जाइगोट फॉर्म हुआ वो एम्ब्रियो में फर्दर डेवलप हो रहा है, एंड फाइनली ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो रहा है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट में लिख दूंगी कि जो रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ड्राई होके गिर जाएंगे। तो अब आपने नेक्स्ट बात यहाँ से क्या सीखी, पहली बात आपका आंसर एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट होगा। सेकेंड थिंग, आपका आंसर पॉइंट में होगा। बोर्ड्स में कोशिश करा करो आपके आंसर्स को पॉइंट में लिखो, उससे क्या होता है ग्रामेटिकल एरर भी कम होती है। सेकेंड थिंग, जो एक टीचर आपकी पूरी एक इमेजिन करो ना यार, तुम ही एग्जामिनर हो, तुम एक पैराग्राफ रीड कर रहे हो और एक पॉइंट्स रीड कर रहे हो, तो आपको क्या ईजी होगा पढ़ना, पॉइंट्स पढ़ना ईजी होगा, साथ के साथ उसमें इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट हो जाती है। अब नेक्स्ट बात जो आपको एंड में करनी है, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली आपका ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेपर टाइम पे कंप्लीट करके लास्ट में एक बार गो थ्रू करें पेपर, ठीक है। अब जब आप गो थ्रू कर रहे हैं तो बेटा हर एक आंसर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स यहाँ पे समझ रहे हो, जैसे इस आंसर में मैंने बोला कीवर्ड क्या होगा, मैं अगर बता रही हूँ कि ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है सीड में, तो क्या ये कीवर्ड्स है, हाँ। तो उन कीवर्ड्स को मैं लास्ट में, ये एंड में करना है, पहले से मत करने लग जाना, अदरवाइज पेपर छूट सकता है। तो लास्ट में मैं उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दूंगी। साथ में क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ तो ग्रामेटिकल एरर भी मुझे पता चल जाएगी, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, उससे आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखता है। क्यों भाई, क्योंकि एक एग्जामिनर को पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन में ये बातें आनी चाहिए, और इतना अच्छा बच्चा है कि उसने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, तो डेफिनेटली आपका आंसर सही है ना। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं 23 क्वेश्चन पे। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है, आपके इंस्ट्रक्शंस में साफ दिया हुआ है कि सारे क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है, बट इंटरनल चॉइस दी हुई है, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। अब जो कॉमनली बच्चा क्या करता है, सुनो बच्चा क्या करता है उससे छोड़ो, पहले तुम्हें करना क्या है ये सुनो। बच्चे को क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। अब वो ध्यान से पढ़े, ये काम पहले ही हो जाना चाहिए। जब आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना, तब उस टाइम पे जो एक अच्छा बच्चा होता है ना, वो पहले ही सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे 2 काम कर सकता है वो बच्चा, या तो वो MCQ के आंसर्स दिमाग में बिठा ले कि हाँ ये आंसर्स है, उसने दिमाग में बिठा लिए। एक काम वो ये भी करता है अच्छा बच्चा कि वो यहीं पे सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे ज़्यादा अच्छा कौन सा आता है। भाई अगर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं तो दोनों में से मुझे ज़्यादा अच्छा कौन सा आंसर आता है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, स्पेलिंग किसकी सही से आती है मुझे। भाई बायो इज ऑल अबाउट स्पेलिंग। अगर आप आर्टरीज की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, आप वेन की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, तो नंबर कटेंगे। तो स्पेलिंग किसकी आती है वो इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में से फर्दर फर्स्ट क्वेश्चन को देखो किस तरीके से डिवाइड होता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। बेटा नंबर ऑफ आप देखो तो 2 क्वेश्चंस दे रखे हो 2 नंबर में, तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा। ये 1 नंबर का हो जाएगा टिल फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, और सेकंड जो है नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन, ये फर्दर 1 नंबर का हो जाएगा। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया इक्वल नंबर में, 2 नंबर 1 नंबर ईच। अब आपको ये अच्छे से आता है, स्पेलिंग अच्छे से याद है, अटेम्प्ट कर लो। नहीं आता तो नीचे उसने दे रखा है दूसरा क्वेश्चन और में, वो कर लो। कभी कभी बच्चा जो गलती करता है वो ये करता है, और होने के बाद भी वो कंफ्यूज है मैं कौन सा अटेम्प्ट करूं, वो दोनों अटेम्प्ट कर देता है। दोनों अटेम्प्ट करने से एग्जामिनर खुश नहीं हो जाएगा, वाह कितना प्यारा बच्चा है, इसने दोनों अटेम्प्ट कर दिए, लो 2 की जगह तू 4 नंबर ले जा, ऐसा नहीं होगा। इसमें फिक्स रूल है, जो क्वेश्चन आपने पहला अटेम्प्ट किया है वो ही चेक होगा, सेकंड और के बाद जो आपने अटेम्प्ट किया है वो डायरेक्टली
क्रॉस कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ बेटा टाइम वेस्ट कतई ना करें, एक क्वेश्चन अच्छे से सेलेक्ट करें, स्पेलिंग बढ़िया से याद है वही लिखें, और अभी से स्पेलिंग्स को बार बार याद करना शुरू कर दो ताकि उनमें गड़बड़ कम से कम हो। चलिए, तो इस तरीके से हमको ये वाला सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा जैसे ये वाला क्वेश्चन है 26, अगेन आप देखो इसमें डायग्राम बना रखा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं ए एंड बी, तो डेफिनेटली नंबर 1 एंड 1 डिवाइड हो गया। अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो बोल रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी थर्ड ट्रॉपिक लेवल यानी कि 1 2 3 केमेलियन पे 100 जूल है। अब बताओ प्रोड्यूसर पे कितनी होगी? सिंपल सी बात है, इस पे 100 है, इस पे 1000 हो जाएगी, इस पे 10,000 हो जाएगी। अभी वो आगे बोल रहा है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई में ना आप जस्टिफिकेशन का मतलब ये मत ले लेना कि आप डिटेल में बताने लग गए, आप इंपॉर्टेंट बात बताओगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई जो लीफ है, प्लांट जो है वो सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं एंड वो ही फर्दर फूड चेन में एंटर करता है। तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी एंड फर्दर ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी पास होगी। ये होगा अप्रोप्रिएट आंसर। सिमिलरली उसने सेकंड आपको दे रखा है, अगेन ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है 2 ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ले सकते हैं? तो तुमने पढ़ रखा है, एनसीईआरटी में साफ दे रखा है 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा मत बढ़ाओ। 10% लॉ कह रहा है जो आगे वाले ट्रॉपिक लेवल है उनके पास जैसे प्रोड्यूसर है इतनी एनर्जी है, उससे सिर्फ 10% आगे पास ऑन होगी। इसको सिंपली फटाफट समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी। बेटा सेक्शन सी में उसने साफ बोल रखा है शॉर्ट आंसर लिखना है ना। शॉर्ट आंसर में 50 to 80 वर्ड्स में लिखना है। अब कई बार क्या होता है शॉर्ट आंसर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मुझे बहुत कुछ आता है, मैं लॉन्ग के बराबर लिख सकती हूँ, तो क्या मैं लॉन्ग के बराबर लिखूंगी? नहीं। अगर वो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है तो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट बात आप लिखेंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दे रखा है वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। ये 3 नंबर में दे रखा है। अब मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ जो आपके आंसर में आना चाहिए। पहली बात, डायरेक्टली कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस जैसे ये क्वेश्चन है ना इसमें बहुत ही छोटा सा आंसर लिख देंगे। नहीं, आप इसमें 3 नंबर लायक तो लिखोगे ना बेटा। अगर मैं यहाँ पे 50 to 80 वर्ड्स देखूँ तो 5 to 7 लाइन्स तो होनी चाहिए आंसर। अब इसमें मैं क्या बातें लिखूंगी? पहली बात में मैं लिखूंगी कि भाई मेरी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है। की पॉइंट, सिर्फ की वर्ड्स बता देती हूँ मैं आपको। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखूंगी थायरॉक्सिन हार्मोन का रोल क्या है मेरी बॉडी में। उसमें फर्दर सब पॉइंट होगा। पहला रोल कि मेरी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है एंड नेक्स्ट थिंग अपन क्या बोल देंगे कि भाई हमारी बॉडी का बीएमआर रेगुलेट करता है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे कि मेरी बॉडी के थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मैं डाइट के थ्रू लूंगी। ये सब बात आप लिखोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे इफ इन केस हमारी जो डाइट है उसमें आयोडीन सफिशिएंट नहीं होगा तो थायराइड जो है थायरॉक्सिन प्रॉपर नहीं बना पाएगा, एज अ रिजल्ट वो स्वेल हो जाएगा और स्वेल हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन अ डिजीज गोइटर। लास्ट में बेटा क्वेश्चन में उसने लिखा है ना वी आर एडवाइज टू टेक, तो लास्ट आपका एंड होना चाहिए हेंस, या आप जो भी एंड कर रहे हो उसमें ये लाइन आनी चाहिए कि देयरफॉर वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन द फैमिली। अच्छा इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बात बता देती हूँ। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड्स का। सिंपल सी बात यार, इसको पॉइंट्स में याद कर लो। पहला आप बताओगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन में। सेकंड बात आप बताओगे कि इसमें डिफरेंस क्या आता है। 45th एंड 46 क्रोमोसोम में फीमेल में XX होता है, मेल के अंदर XY होता है। सेकंड पॉइंट आप बताओगे, सेकंड पॉइंट में आप ये लिखोगे कि भाई मेल के टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हो 2 टाइप के बनते हैं, 50% X क्रोमोसोम कैरी करते हैं, 50% Y क्रोमोसोम कैरी करते हैं। इसी लाइन में फर्दर आप कंटिन्यू करोगे कि भाई फीमेल की जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर एग ओवम ओवा जो भी तुम बोलना चाह रहे हो वो एक ही टाइप का क्रोमोसोम कैरी करता है, दैट इज X क्रोमोसोम। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अब आप दिखाओगे उसके अंदर एग के अंदर X क्रोमोसोम और स्पर्म से फ्यूज करता हुआ दिखा दोगे XY, आप उसको एक्सप्लेन कर दो। नीचे आप XX को एक्सप्लेन कर दो और लास्ट में जब एंड करोगे जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है तो आप बता दोगे कि हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और बॉय 50-50% होगी, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चंस में कई बार आ जाता है कि एक फीमेल है, उसकी 3 बेटियां हैं, 4th टाइम उसके बेबी, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है गर्ल एंड बॉय की। तो आपका आंसर लास्ट में ये स्टेटमेंट को कवर करेगा। एक इसी का ही मॉडिफाइड वर्जन आ जाता है कि एक विलेज है, वहाँ पर एक फीमेल है जिसकी सिर्फ बेटी हो रही है एंड एवरीवन इज क्रिटिसाइजिंग हर। तो आप उनको क्या काउंसिल करोगे? पहले आप ये मैकेनिज्म समझाओगे, लास्ट में आप बताओगे कि उनको ये काउंसिल करते हमें बताना है कि भाई ये मैकेनिज्म है, दैट्स वाई फीमेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो आपकी लास्ट लाइन में ये स्टेटमेंट्स कवर अप होने जरूरी हैं। चलिए नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं अपन। सेक्शन डी बेटा, सेक्शन डी लॉन्ग टाइप होता है तो इसमें आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लिखें बात, जो वो पूछ रहा है उसको आप जितना जानते हो लिखें। बट अगर मैं सैम्पल पेपर के 35th क्वेश्चन को देखूं तो मेरे पास ऑप्शन है, फर्स्ट 5 उसने दिए, कुछ स्टेटमेंट दिए, इनसे रिलेटेड मुझे एक्सप्लेन करना है,
और करके नीचे उसने एक छोटा क्वेश्चन दे रखा है जो कि काफी आसान है। अब देखो मेरी बात, सपोज अगर मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करती हूँ तो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैं एक स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ, एग इज नॉट फर्टिलाइज इन ह्यूमन फीमेल, तो आपको इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा फीमेल बॉडी के अंदर, इन दैट केस जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल का मेनिस्ट्रुअल फेज है, ब्लीडिंग फेज है, उसमें ये अनफर्टिलाइज्ड एग अलॉन्ग विद यूट्रस के एंडोमेट्रियम दोनों बाहर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ये जनरली 2 to 4 डेज लास्ट करता है एक फीमेल में। तो ये हो गया अप्रोप्रिएट आंसर। अब यहाँ पे माइंडेड आपके पास 5 है तो आपको 5 का ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना है। वहीं अगर एक बच्चा है जिसकी स्पेलिंग्स में कोई गड़बड़ नहीं है, उसको आंसर आता है, तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा ईजी रहेगा उसको अटेम्प्ट करना। देखो क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, डॉक्टर समीर को एडवाइस करा है कि भाई शुगर इंटेक क्या है, कम कर दो, सेकंड बात आप रेगुलर एक्सरसाइज करो। अब वो बोल रहे हैं कौन सी डिजीज हो सकती है, शुगर इंटेक से रिलेटेड आप कौन सी डिजीज बता दोगे, डायबिटीज, मेलाइटिस। माइंडेड आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, तब आपको नंबर मिलेंगे, ठीक। सेकंड वो क्या बोल रहे हैं, हार्मोन कौन सा होगा, इंसुलिन, स्पेलिंग याद कर लो, सीधी बात। ऑर्गन कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, पेनक्रियाज। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे हो गया आपके 3 नंबर सही आंसर लिखने पे। कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है रैपिड सेल डिवीजन में, प्लांट में तो पता है साइटोकाइनिन, और कौन सा इनहिबिट करता है, एब्सिसिक एसिड। अब इसी बात को अगर मैं अच्छे से लिखते हुए सही स्पेलिंग लिख रही हूँ तो मुझे इजीली नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो बेटा, सेक्शन ई जो होता है ना, वो केस बेस्ड होता है या डेटा बेस्ड होता है। कहीं से कहीं तक इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर पैराग्राफ से ढूंढो। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि पैराग्राफ से आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखने की कोशिश करते हैं, गलत। ये इंग्लिश का पेपर नहीं है। आपको पैराग्राफ बोल रहा है, उससे रिलेटेड डेटा से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बायो में जो क्वेश्चन है काफ़ी टफ लगता है बच्चों को, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा इसको पूरा ढंग से रीड करे ना तो पूरा आंसर उसमें ही है, उसको सिर्फ बेसिक लॉजिक लगाना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा क्रिस्प दे देती हूँ इस क्वेश्चन का। ये आपको 4 दिखा रखा है, ईयर पैटर्न दिखा रखे हैं, कुछ जो है वो फ्री हैं, कुछ जो है वो अटैच है। अच्छा उसमें आप देख लो, उसमें मेल एंड फीमेल फर्दर उसने बता रखा है। अभी वो पूछ रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं रीड करूँ तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयर लोब या अटैच ईयर लोब अपीयर टू बी डोमिनेंट इन द केस वाई। सिंपल सी बात है, अगर मुझे नहीं भी पता होगा फ्री ईयर लोब क्या होता है, अटैच ईयर लोब क्या होता है, तो मैं डेटा को देखूंगी ना। डेटा में देखो 36, 31, इधर 14 और 19, बेटा जो डोमिनेंट होता है वही ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, तो मैं सिंपली इसी के बेसिस पे आंसर फ्रेम कर दूंगी, है ना। और मैं यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाते हुए अपना आंसर फ्रेम कर दूंगी, ठीक। नेक्स्ट अगर आप मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, वो बोल रहा है, इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयर लोब लिंक्ड विद द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्या ये सेक्स से लिंक्ड है, मुझे नहीं पता, तो मैं अगेन टेबल देखूंगी, क्या ये मेल में है, क्या ये फीमेल में। अगर दोनों में तो बेटा ये सेक्स लिंक नहीं है, तो आप सिंपली एक्सप्लेन कर दोगे कि अबव डेटा के अगर मैं जो है अबव डेटा को रेफर करूं तो ये डेटा साफ बता रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक मेल में भी है तो फीमेल में भी है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट सेक्स लिंक। ये जो है दोनों ह्यूमंस यानी कि मेल एंड फीमेल में दिखेगा। इस तरीके से अटेम्प्ट होगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो बात आपको देखनी है, ए और बी आपको अटेम्प्ट करने, सी में ऑप्शन दिया है बेटा, ध्यान से देखो। और बच्चा और नहीं समझ पाता, बहुत सी बार एक बच्चा इसको ऐसे एज्यूम करता है ए बी सी और ये कर दूं, अरे भाई ऐसे नहीं करना, ए और बी अटेम्प्ट करना, सी में और दे रखा तो सी में आपके पास चॉइस है, आप ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं या ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। एक बार मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक बच्चा गलती करता है मैं हाईलाइट कर देती हूँ। पहली बात, एमसीक्यू प्रॉपर नंबर लिखेंगे, प्रॉपर उसका ऑप्शन सेलेक्ट करा जो वो लिखेंगे एंड देन उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। सेम गोज विद असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजन में भी आप नंबर प्रॉपर लिखेंगे, उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बी और डी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आप सेक्शन वाइज ही अटेम्प्ट करेंगे पेपर को, मतलब अगर आप कोई सेक्शन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन ए से अटेम्प्ट किया तो बेटा प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 ऐसा नहीं होगा पहले 1 कर लिया फिर 4 कर लिया, ऐसा नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं सेक्शन बी स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले, तो सेक्शन बी बेटा मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाऊँगी। अदरवाइज आपका पेपर बहुत मुश्किल हो जाएगा, एग्जामिनर को सॉल्व मतलब एग्जामिनर को चेक करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्रॉपर सेक्शन वाइज करें, एक सेक्शन पूरा कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सेक्शन को अटेम्प्ट करें। तीसरी बात, लास्ट में पेपर को ज़रूर रीड करें, उसमें से कीवर्ड्स को अंडरलाइन ज़रूर करें, ग्रामेटिकल एरर कम करें, स्पेलिंग्स को बार बार याद करें एंड और ढंग से अटेम्प्ट करें, और में वही अटेम्प्ट करें जो आपको ज़्यादा आता है, एंड वर्ड लिमिट
को ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका जो शॉर्ट एंड लॉन्ग है ना, उसमें अगर आप अपने आंसर्स को एग्जाम्पल से फ्रेम कर सकते हैं, अगर आपने एक डेफिनेशन दी, उसका एग्जाम्पल आ रहा है या उससे रिलेटेड डायग्राम बन सकता है, तो डेफिनेटली आप अपने आंसर में वो चीज़ें डालें। डायग्राम एंड एग्जाम्पल बहुत अच्छा इंप्रेशन देते हैं, जहाँ रिक्वायर्ड है तभी, जबरदस्ती नहीं बनाना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। होपफुली आपको ये हेल्प करेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।